नमस्कार। ग्लोबल महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपन ने जो 4 भौतिक प्रदेश थे उनमें से पहला पार्ट पढ़ा था उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। और पहले पार्ट से अपने मुख्य तथ्य बच गए थे। मुख्य तथ्य जो है जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब तक पूछे हुए हैं, तो उन मुख्य तथ्यों को अपन क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हैं। तो अपना टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश टॉपिक में से जो मैं लिखा रहा हूँ वो आप साथ साथ लिखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पहला पार्ट अपने चल रहा है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अपन लिख रहे हैं अन्य मुख्य तथ्य। जो अपन ने पार्ट पढ़ा है उसमें से ही अन्य मुख्य तथ्य पढ़ रहे हैं, जैसे कोई शब्दावली है या कोई शब्द ऐसा हो जिसको अपने को परिभाषित करके उसमें से कोई क्वेश्चन निकालना है, वो अपन देख रहे हैं। तो इसमें शब्दावली में शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दावली है रन या टाट। देखो, रन या टाट क्या है? टाट एक तो बकरी को भी कहते हैं अपनी भाषा में, और रन यानी टाट का रन कर जाना। यहां पर इसका जो अर्थ है वो है अपने बालू का स्तूप। ये जो बालू का स्तूप बनते हैं, इन बालू का स्तूपों के बीच में वर्षा का जो जल भर जाता है, इन बालू का स्तूपों के बीच में वर्षा जल भर जाता है। और वर्षा जल भरने का कारण नीचे इस तरह की चट्टाने होने के कारण, मुख्यतः यहाँ पे जिप्सम की चट्टाने हैं और अन्य प्रकार की चट्टाने होने के कारण वर्षा का जो जल है वो बालू का स्तूप, ये भी बालू का स्तूप है और ये भी बालू का स्तूप है। तो इनके बीच में ये जो वर्षा का जल भरा है, इस वर्षा के जल भरने से जो अस्थायी झील बनती है, इस झील को अपन रन या टाट कहते हैं। ध्यान रखना, इस झील को, इस अस्थायी झील को, ये जो अस्थायी झील बनी है, अस्थायी झील, इस अस्थायी झील को प्लाया झील भी कहा जाता है। प्लाया झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो टाट, रन या प्लाया झील का अगर अपन देखें तो लगभग इनका एक ही अर्थ होता है कि दो बालू का स्तूपों के बीच में वर्षा जल भर जाना। हालांकि प्लाया का अर्थ अपन निकालें तो अस्थायी झील कहीं भी बनी है वो भी प्लाया ही है, लेकिन रन या टाट का अर्थ यहाँ पे दो बालू का स्तूपों के बीच वर्षा जल का भर जाना है, बालू का स्तूपों के मध्य, विशेष रूप से ध्यान रखना। तो रन या टाट की परिभाषा है बालू का स्तूपों के बीच, लिखे साथ साथ, बालू का स्तूपों के बीच वर्षा जल भर जाने से बनी अस्थायी झीलें, इनको अपन कहते हैं टाट या रन। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, इन्हीं से संबंधित जो शब्दावली है वो अपन देख रहे हैं। खादर। देखो, खादर जो है, खादर का अर्थ है कि जो नदियां, नित्यवाही नदियां अपन कह सकते हैं, जो प्रतिवर्ष नदियां बहती है, उन प्रतिवर्ष बहने वाली नदियों से जो ताजा नई उपजाऊ मिट्टी लाकर इकट्ठी की जाती है और उससे फिर जो मैदान बनता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? खादर। प्रतिवर्ष बहने वाली नदियों से प्रवाहित होकर आई नवीन उपजाऊ मिट्टी से बने मैदान।
यानी जो मिट्टी, एक तो मिट्टी जो नदियां बहाकर अपने दोनों तरफ जमा कर देती है और फिर अपना थोड़ा सा रास्ता दूर हो जाता है उनका, तो वो जो मिट्टी जमा होती है वो तो पुरानी मिट्टी होती है और उसको अपन कहते हैं बांगर। और जो नवीन मिट्टी का जमाव होता है और मैदानी क्षेत्र बनता है उसको अपन कहते हैं खादर। तो बांगर और खादर दोनों का आप ध्यान रखना। बांगर जो पुरानी मिट्टी हो जाती है जिसका जमाव होता है नदियों द्वारा, और उसको बांगर कहते हैं। जैसे अपने शेखावाटी प्रदेश को अपन बांगर कहते हैं। और खादर का मतलब नवीन मिट्टी का जो जमाव है उसको अपन खादर कहते हैं। डांड या ढांड अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो विशिष्ट लवणीय जिले हैं, लवणीय जिले, इनको डांड या ढांड कहा जाता है। तो पहला अपने रन, दूसरा खादर, तीसरा डांड या ढांड। आगे अपन ले रहे हैं खड़ीन। खड़ीन का नाम आपने सुना होगा। खड़ीन, खड़ीन कृषि भी होती है। खड़ीन किसे कहते हैं? खड़ीन का ध्यान रखना, सबसे पहले जो खड़ीन बनाई थी वो पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाई थी। कुलधरा गांव है जैसलमेर में, जो वर्तमान में भूतों के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर खड़ीन बनाई थी। और खड़ीन किस तरह से बनाई जाती है? जैसे इस तरह से ढलान है और इस ढलान में वो क्या करते हैं, जैसे यहां पर एक पाल बना देते हैं और इस साइड भी दोनों तरफ पाल बना देते हैं मिट्टी से, एक तरफ पत्थर की, दोनों तरफ मिट्टी की। तो यहाँ पे वर्षा का जल जैसे ही बह के आता है, ये वर्षा का जल यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और थोड़ी दिनों बाद में वर्षा का जल सूख जाता है और उस जगह पर बाद में क्या कर लेते हैं, खेती। तो इस तरह से एनीकट यानी पाल लगाकर जो चारों तरफ से पाल लगाकर एक जगह पर पानी रोकने का जो साधन है, इसको अपन कहते हैं खड़ीन। तो खड़ीन जो है, खड़ीन सबसे ज्यादा अपने प्रसिद्ध है कुलधरा गांव की, जो पालीवाल ब्राह्मणों ने ये खड़ीन जो है, खड़ीन शुरू की थी और खड़ीन से खड़ीन खेती भी होती है। तो इसकी अपन परिभाषा लिखते हैं, क्या है? वर्षा जल को एनीकट, एनीकट का मतलब छोटा बांध का रूप, या जिसको अपन पाड़ कहते हैं अपनी भाषा में। वर्षा जल को एनीकट के माध्यम से या एनीकट बनाकर एकत्रित करने की परंपरागत विधि को खड़ीन कहा जाता है। और यही वर्षा जल सूख जाने पर, नोट डाल के लिखना है, वर्षा जल सूख जाने पर इस स्थान पर खेती करते हैं, जिसे खड़ीन कहा जाता है। और इसके लिए प्रसिद्ध क्या है? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने 15वीं सदी में
कुलदरा गांव जो जैसलमेर में है, में 500 से अधिक खड़ीने बनाई। ध्यान रखना, ये कुलदरा गांव जो है वो खड़ीन के लिए प्रसिद्ध है। कुलदरा गांव है खड़ीन के लिए, तो इसको अपन कहते हैं खड़ीन। खड़ीन के बाद आगे अपन देखते हैं बजादा। बजादा क्या है? देखो बजादा क्या है, ये पर्वतीय क्षेत्र है और आगे ये मिट्टी यानी बालू का स्तूप अपन कह सकते हैं। तो इस पर्वतीय क्षेत्र से जो पानी है, पर्वतीय क्षेत्र से जो पानी है वो निम्न भूमि में आकर रुक जाता है और इसी को अपन बजादा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, मरुस्थल में स्थित पर्वतीय भूमि से नीचे स्थित निम्न भूमि वाला क्षेत्र जहां वर्षा जल आकर रुक जाता है या समाप्त हो जाता है, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? बजादा कहते हैं। आगे अपन देख रहे हैं पेडिमेंट या गिरिपद। देखो गिरिपद, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत के पद यानी नीचे का जो स्थान होता है उसको अपन कहते हैं पेडिमेंट या गिरिपद, जहां पर मिट्टी आकर रुक जाती है। पर्वत के नीचे वाला स्थान जहां मरुस्थल की रेत या मिट्टी आकर इकट्ठी होती है, उसे अपन कहते हैं पेडिमेंट या गिरिपद। जैसे ये पर्वत है और इधर से मिट्टी आकर यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, तो इसको अपन कहते हैं पेडिमेंट या गिरिपद। तो पेडिमेंट गिरिपद का मतलब गिरी यानी पर्वत और पद का मतलब नीचे, जो पर्वत के नीचे मिट्टी आकर स्थित होती है। तो बालसन अपने कहते हैं पर्वतों चट्टानों के मध्य स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा जल इकट्ठा होने से बनी झील को। आगे अपन देखते हैं चांदन नलकूप। चांदन नलकूप है कहाँ? चांदन गांव है, चांदन गांव है जैसलमेर। और यहां पर इस चांदन गांव में ये नलकूप बना हुआ है और इस नलकूप की विशेषता है कि इसमें पानी जो है वो मीठा है। तो मीठे पानी के कारण इसे थार का घड़ा, इसे थार का घड़ा कहा जाता है। और कहते हैं कि ये 2.30 लाख लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी देता है। इसी प्रकार से यहाँ एक कुआं है अपने बाड़मेर में,
बाटाड़ू का कुआं, बाटाड़ू का कुआं अपने बायतू पंचायत समिति में है और बाड़मेर में है, और ये अपनी कलात्मकता के कारण प्रसिद्ध है और इसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल अपनी कलात्मकता के कारण प्रसिद्ध है। कलात्मकता के कारण प्रसिद्ध। तो बाटाड़ू का कुआं है, ये बाड़मेर में है और रेगिस्तान का जल महल कहते हैं और अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। आगे अपन देख रहे हैं लाठी सीरीज। देखो ये लाठी सीरीज वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, और लाठी सीरीज एक तो अपने लाठी सीरीज है और एक अपने डांग क्षेत्र है। ये दो लगभग सेम नाम है लेकिन दोनों राजस्थान की विपरीत दिशाओं में है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो लाठी सीरीज है, ये लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज क्या है, अपना ये जो जैसलमेर है, ये जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर में, यहाँ जैसलमेर है और इस जैसलमेर में इस तरह से एक 80 × 60 यानी 80 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, इसकी पट्टी की। ये भूगर्भीय एक जल पट्टी जिसकी खोज 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने की है और कहते हैं कि यहाँ पर प्राचीन सरस्वती नदी के बहने के अवशेष अपने को मिलते हैं। और यहाँ पर ये जो पट्टी है, इस पट्टी पर सेवन घास उगी हुई है और सेवन घास जो है, सेवन घास में गोडाउन पक्षी रहता है और गोडाउन पक्षी अंडे देता है। तो इसको सेवन घास को गोडाउन की शरणस्थली भी कहा जाता है, लाठी सीरीज को भी कहा जाता है। लाठी सीरीज में गोडाउन पाए जाते हैं और गोडाउन अब संख्या में बहुत कम, न के बराबर अपने बचे हैं। तो अगर पूछ ले आपको कि लाठी सीरीज क्या है, तो लाठी सीरीज भूगर्भीय जल पट्टी है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना, और जैसलमेर में है, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में। अब देखो ये तो लाठी सीरीज है और यहाँ है अपने धौलपुर जो है, करोल धौलपुर का, सवाईमाधोपुर का ये जो क्षेत्र, इसको कहा जाता है डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी के बहने से गहरे गड्ढे बन गए और उन गड्ढों में जो गर्त है, जो बीहड़ है, उसमें डाकू बैठे रहते हैं और वो डाकू डांग लिए बैठे रहते हैं और जो भी आता है 1 2 3 4 करके उसके पास जो भी धन होता है वो लूट लेते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे याद नहीं हो। तो देखो पश्चिमी राजस्थान में, अपने पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन ज्यादा करते हैं तो लाठी हाथ में रखते हैं, और अपने इस साइड पूर्वी में डाकू है तो ये डांग रखते हैं। तो इस तरह से डांग क्षेत्र और लाठी सीरीज दो है जिनका आप विशेष ध्यान। तो लाठी सीरीज की अपन डिटेल लिखते हैं। लाठी सीरीज है कहाँ, तो लाठी सीरीज है जैसलमेर में, और जैसलमेर में कहाँ, तो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच है। और लाठी सीरीज की खोज किसने की, तो खोज की थी 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने। काजरी एक संस्था है जोधपुर में जिसका अध्ययन अपन थोड़ी देर बाद में करने वाले हैं। खोज की है 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने, और किसके अवशेष माना इसको अवशेष माना, प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष, प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष यहाँ पे माना। और यहाँ पे क्या मिला, खोज में मिला 80 मीटर चौड़ी, 80 मीटर लंबी व 60 मीटर चौड़ी। ये क्या है, ये है भूगर्भीय जल पट्टी, भूगर्भीय जल
पट्टी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर पूछ ले आपको कि लाठी सीरीज क्या है, तो लाठी सीरीज है भूगर्भीय जल पट्टी। तो यहाँ पे भूगर्भीय जल पट्टी मिली, और इस लाठी सीरीज पर स्थित है, क्या स्थित है, स्थित है सेवन घास। सेवन घास जिसका वैज्ञानिक नाम है लस्यूरुस सेडिकुस। सेवन घास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काटने के बाद इसको लिलोन भी कहा जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे धामण घास भी यहाँ पे पाई जाती है, जिसको अपन आगे अभी देखेंगे। तो सेवन घास यहाँ पे स्थित है, और सेवन घास जो है, इस सेवन घास में इस सेवन घास को कहा जाता है गोडावण की शरण स्थली। और गोडावण पक्षी जो है, गोडावण पक्षी इस सेवन घास में ही अंडे देता है। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये गोडावण पक्षी जो है ये क्या है। एक बार इसको आप लिख लें, सेवन को, लाठी सीरीज को। जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच खोज 2007 काजरी के वैज्ञानिकों ने, अवशेष प्राचीन सरस्वती नदी के, और यहाँ पर मिला 80 मीटर लंबी व 60 मीटर चौड़ी जो है जल पट्टी यहाँ पे अपने को मिली है, और ये है भूगर्भीय जल पट्टी। और यहाँ पे सेवन घास स्थित है, वैज्ञानिक नाम लस्यूरुस सेडिकुस, और गोडावण की शरण स्थली है, और गोडावण जो है वो यहीं पे अंडे देता है। स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे बढ़ते हैं अपन, इसी में लाठी सीरीज में ही अपन देख रहे हैं, ध्यान रखना, गोडावण को। गोडावण देखो, गोडावण है अपना राज्य पक्षी। 21 मई 1981 को इसको राज्य पक्षी बनाया गया था, घोषित किया गया था। गोडावण जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, अंग्रेजी नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये अंग्रेजी नाम। अब अपने देसी नाम भी इसके मिलेंगे, अन्य नाम जिनको हिंदी नाम अपन कह सकते हैं। इसको कहा जाता है शर्मिला पक्षी, इसको कहा जाता है हुकना पक्षी, इसको कहा जाता है गुंधनमेर, इसको कहा जाता है सोहन चिड़िया, तो इस प्रकार से ये इसके अन्य नाम भी। अब किसी स्थान विशेष पर जो इसका नाम है, जैसे अन्य नाम में इसको सोरसन 12 में, सोरसन स्थान है 12 में, वहां इसको माल मोरडी कहा जाता है, माल मोरडी कहते हैं, सोरसन 12 में। अब देखो ये कहां पाया जाता है, पाया जाता है, ये पाया जाता है अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान में, राष्ट्रीय मरु उद्यान मुख्य रूप से जैसलमेर में और लाठी सीरीज में, और राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। इसके अलावा ये और कहाँ पाया जाता है, तथा और कहाँ पाया जाता है, तो ये अपने सौखलिया अजमेर, वह सोरसन 12 में पाया जाता है। अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान के अलावा ये सौखलिया अजमेर और सोरसन 12 में पाया जाता है, और सोरसन 12 में इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है माल मोरडी। तो अभी अपने गोडाउन की और डिटेल देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम प्रजनन, यानी इसका कृत्रिम प्रजनन कहाँ होता है? कृत्रिम प्रजनन होता है इसका जोधपुर जंतुआलय में। जोधपुर जंतुआलय पहले हाईकोर्ट के पास था, लेकिन वर्तमान में इसको माचिया सफारी में स्थानांतरित कर दिया गया है। जोधपुर जंतुआलय यानी माचिया सफारी। माचिया सफारी में यहाँ पर इसका कृत्रिम प्रजनन होता है। तो कृत्रिम प्रजनन के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। वैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अलावा सौखली, अजमेर और सोरसन 12 में ये पाया जाता है। लाठी सीरीज, लाठी सीरीज में आप नीचे नोट डाल के डांग क्षेत्र का लिख दें। नोट डांग क्षेत्र, तो डांग क्षेत्र में आप लिख दें सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, ये डांग क्षेत्र है। और ये अभी अपन ने देखा वो लाठी सीरीज है। आगे बढ़ते हैं। नखलिस्तान, ओएसिस, और मिराज। मिराज जो आपकी मांग रहती है सुबह सुबह, वो मिराज नहीं है। ये मिराज यहाँ पे नखलिस्तान ओएसिस का ही दूसरा नाम। ये कैसे होता है? जैसे कहीं भी भूमि में कोई थोड़ा बहुत जल, कहीं पे भूमिगत जल है, यानी मरुस्थल में कहीं भी अगर भूमिगत जल है, तो उस भूमिगत जल पर क्या होता है, उस भूमिगत जल पर कुछ वनस्पति आवरण जो है वो बन जाता है। और वनस्पति आवरण बनता है इस तरह से। तो इस वनस्पतिक आवरण बनने को अपन कहते हैं नखलिस्तान, ओएसिस और मिराज। यानी मरुस्थल में भूमिगत जल के कारण कहीं भी अगर इस तरह से वनस्पतिक आवरण बनता है, तो उसको अपन कहते हैं नखलिस्तान, ओएसिस और मिराज। मरुस्थल में भूमिगत जल के कारण बने वनस्पतिक आवरण को, वनस्पतिक आवरण मतलब कोई भी वहां पर पेड़ पौधे छोटे जो है वो उगाए वनस्पतिक आवरण को नखलिस्तान, ओएसिस या मिराज कहा जाता है। और 5 मिराजों की भूमि, 5 मिराजों की भूमि कहा जाता है पोखरण को। 5 मिराजों की भूमि पोखरण को कहा जाता है। अगला है आकलवुड फॉसिल पार्क। ये आकल गांव जैसलमेर में है। आकल गांव जैसलमेर में है। और ये 18 करोड़ वर्ष पुराने, यहाँ 18 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के जीवाश्म मिले।
18 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के जीवाश्म आकल वुड फॉसिल पार्क, इसका नाम रख दिया गया, आकल गांव जैसलमेर में है। इंसेलबर्ग का नाम सुना होगा आपने। रेगिस्तान में ढालनुमा, रेगिस्तान में ढालनुमा आकृति में पाई जाने वाली सीधी सीधी या खड़ी चट्टानों को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग। और स्थानीय भाषा में, वह स्थानीय भाषा में द्वीपीय पर्वत कहते हैं, तो इंसेलबर्ग अपन देख सकते हैं रेगिस्तान में ढालनुमा आकृति में, यानी इस तरह से कोई चट्टान है, इस तरह से ढाल है और वैसे सीधी या खड़ी कोई चट्टान है, तो इसको अपन जर्मन भाषा में इंसेलबर्ग कहते हैं और स्थानीय भाषा में द्वीपीय पर्वत कहते हैं। लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लें आप। उर्मिका, उर्मिका कहते हैं, जैसे अपने दोहरे जो है, मिट्टी के दोहरे, तो उन पर हवा से इस तरह से जो लहरें बनती है, उन लहरों को, उन रेखाओं को अपन कहते हैं उर्मिका कहते हैं। यानी मरुस्थल में बालू का स्तूप, हवा से बनी लहरदार रेखाएं। मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूपों पर बनी लहरदार रेखाएं, लहरदार रेखाएं जो भी अपन ने देखी है, इस तरह की अगर कोई भी रेखाएं कहीं भी, और अपन देखते हैं अमूमन धोरों पर इस तरह की जो रेखाएं हैं वो अमूमन अपने को देखने को मिलती है। कारवां या घासी, कारवां जैसे ऊंटों का कारवां निकल रहा है मान लो, तो यहाँ पर ये जो पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूप है, जैसे ये और ये बालू का स्तूप है, इन दोनों के बीच में से इस तरह से निकलने के लिए जो रास्ता है, इस रास्ते को अपन कहते हैं कारवां या घासी। बालू का स्तूपों के मध्य से आने जाने का मार्ग, और ध्यान रखना मुख्यतः इस मार्ग से जो गुजरते हैं वो ऊंट ज्यादा गुजरते हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जो दोहरे हैं उनमें तो अपन जाके क्या करेंगे, ऊंट वहां चढ़ते हैं तो वो ज्यादा गुजरते हैं उधर से। कैक्टस पार्क, कुलधराव जैसलमेर में है। समगांव समगांव जैसलमेर में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है आपको भी पता है, नगन्य
नगण्य वनस्पति होने के कारण, नगण्य वनस्पति होने के कारण इसे वनस्पति रहित गांव कहा जाता है। हालांकि थोड़ी बहुत वनस्पति है, फिर भी इसको वनस्पति रहित गांव कहा जाता है। और वर्षा भी न के बराबर यहाँ पर होती है। तो सम गांव अपने प्रसिद्ध है वनस्पति के कारण, जहाँ पे वनस्पति नहीं है। पीयूणा, ये बहुत शानदार नाम है पीयूणा। देखो पीयूणा जो नाम है वैसा ही एक नाम होता है पावणा, और दोनों ही हानिकारक होते हैं। तो ये पीयूणा भी बहुत खतरनाक हानिकारक है, और ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। अगर पूछ ले पीयूणा क्या है, तो वहां पे आप पावणा भी समझ लेना चाहिए। पीयूणा और पावणा दोनों ही घातक है। तो पीयूणा, पीयूणा एक सांप की प्रजाति है जो पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है, और ज्यादातर वहां पर जो बीएसएफ अपनी सेना जो रहती है उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। पीयूणा जो है वो जैसे अपने सांप डंक मारता है उस तरह से डंक नहीं मारता है। ये क्या करता है, जैसे कोई उधर पश्चिमी राजस्थान में मान लो कोई इधर से अपने यहाँ से गया है पावणा मान लो, और वो आराम से सो रहा है, आराम से सो रहा है, मान लो टांग पे टांग दिए सो रहा है आराम से, और रात को मान लो उधर से कोई पीयूणा है और उस पीयूणा के मन में आ गई कि आज किसी न किसी का जहर पी के आते हैं, तो ये पीयूणा इधर से राउंड लगाता हुआ इसके पास में चला जाता है, और ये चलता कम है, जंप ज्यादा मारता है, जंप लगाता है, 10-15 फीट का जंप लगाता है, और जाके इस खाट पे ही इधर पास में ही बैठ जाता है। खाट में यहाँ पे बैठ के ये जो पावणा जी सो रहे हैं, इन पावणा जी के नाक के ऊपर इस तरह से फन कर लेता है, और जैसे ही वो पावणा जी के सांस बाहर आते हैं, और सांस बाहर आते हैं तो उससे उस जो विषैला सर्प है उसके अंदर जहर की थैली फट जाती है, और उससे वो जो विष है अपने नाक के द्वारा नासिका से अपने शरीर में चला जाता है, और ये बहुत ज्यादा घातक है, आदमी को मार भी देता है। तो पीयूणा अगर पूछ ले आपको क्या है, तो पीयूणा क्या है, सांप, विषैला सांप। अब देखो इसका इलाज भी बहुत शानदार है। इसका इलाज कैसे करते हैं, उधर जो भी पावणा जाते हैं तो उनका इलाज भी फिर करना पड़ता है। तो उनका इलाज किस तरह से करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक इस तरह से कुंड खोदा हुआ रखते हैं, और इस कुंड में इसकी दवाई रखते हैं। दवाई क्या होती है इसकी, मलमूत्र, गोबर। तो गोबर और मलमूत्र जो है वो इसमें बढ़िया तरीके से पैक कर दिए जाते हैं, और ये पैक ही रखते हैं। और जैसे ही किसी को खा जाता है, ये अंदर इसमें गोबर मलमूत्र है, और जैसे ही किसी को खा जाता है तो फिर उस पावना को पकड़कर इस तरह से लोग उसको पकड़ लेते हैं, पैर उसके, और इस तरह से उसको अप डाउन, ये जो अंदर दवाई है, जो मलमूत्र और गोबर की दवाई है, इसमें अप डाउन उस पावना को करते हैं, और उस पावना को तब तक अप डाउन किया जाता है जब तक कि उसका जहर नहीं निकल जाए। तो पावना का मरना तय है, चाहे तो इससे मर जाए और चाहे सांप से मर जाए, लेकिन कहते हैं कि काफी बार इस तरह से अप डाउन करने से उसका जहर निकल जाता है। हो सकता है डर से भी निकल जाए, तो उसका जहर निकल जाता है और पावना बच जाता है। तो पीयूणा क्या है अगर पूछ ले तो एक विषैला सर्प, एक विषैला सर्प जो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। ये पीयूणा विशेष रूप से आप ध्यान में रखना। आगे अपन देख रहे हैं 56 की पहाड़ियां। देखो 56 की पहाड़ियां क्या है, 56 की पहाड़ियां सिवाना, सिवाना अपने बाड़मेर में है, सिवाना से नकोड़ा के बीच
बीच स्थित ये 56 गोलाकार आकृति की पहाड़ियां हैं। 56 गोलाकार आकृति की अपने पहाड़ियां हैं और इनको अपन 56 की पहाड़ियां कहते हैं। और ये जो नकोड़ा है, इस नकोड़ा को पहले कहा जाता था मेवानगर। मेवानगर के नाम से प्रसिद्ध है नकोड़ा। और ध्यान रखना, यहां पर ये जो पहाड़ियां है, यहीं पर पीपलूद एक स्थान है जहां पे हल्देश्वर मंदिर है। पीपलूद, हल्देश्वर। और इस हल्देश्वर जो मंदिर है, इस मंदिर यहां पर इस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसको कहा जाता है मारवाड़ का लघु माउंट। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अपने यहीं पे होती है, इसलिए मारवाड़ का लघु माउंट, ऊंचाई की वजह से। तो ये अपने 56 की पहाड़ियां। और नोट डाल के आप लिखना, छप्पन का मैदान। ध्यान रखना, 56 का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच स्थित है। यानी यहाँ पर 56 नदी नालों का और 56 गांवों का समूह है, इसलिए इसको 56 का मैदान कहा जाता है। तो 56 की पहाड़ियां जो है वो सिवाना से नकोड़ा के बीच बाड़मेर में स्थित है। और यहाँ लिख लेना बाड़मेर। और नकोड़ा को मेवानगर कहा जाता है। पीपलूद हल्देश्वर मंदिर है यहाँ पे, और इसको मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं। और 56 का मैदान, यानी 56 का मैदान जो है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। शब्दावली में कुछ शब्द ऐसे हैं जो मिलते जुलते शब्द हैं, जैसे बीड़, बीड़ा, बीहड़। तो बीड़ जो है, बीड़ शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदानों को कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान। और ये जो बीड़ा है ये ढूंढाड़ क्षेत्र में, ढूंढाड़ क्षेत्र में घास के मैदानों को कहा जाता है। और बीहड़ जो है, बीहड़ उस क्षेत्र में कहते हैं जहाँ कोई नदी बहती है और वो नदी बहने से वहां पे जो अवनाली का अपर्दन होता है, जो गहरे गड्ढे बनते हैं, उस क्षेत्र को, जो जंगली क्षेत्र होता है, उसको अपन बीहड़ कहते हैं। तो नदियों के बहने से हुए अपर्दन या गर्त को अपन कहते हैं बीहड़। और बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, बीहड़ के लिए प्रसिद्ध नदी है चंबल। बीहड़ के लिए जो प्रसिद्ध नदी है वो है चंबल। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे अपन देख रहे हैं बाप बोल्डर कले, ये अपने हैं जोधपुर। और यहां पर परमो कार्बोनिफेरस काल के, परमो कार्बोनिफेरस काल के हिमानी से, हिमानी के जमाव से बने अवसाद मिले हैं। एक तो बाप बोल्डर कले, और दूसरा एक होता है अपने भादुकाष्म, नाम सुना होगा आपने, भादुका। बालूकाष्ट होते हैं वैसे, भादुका बालूकाष्ट। तो ये बने थे नहरों के टकराने से।
लहरों के टकराने से। पूरे का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, हार्डपन। हार्डपन जो है ये बीकानेर और नागौर के बीच में एक जिप्सम की जमाव पट्टी है, जिसको अपन हार्डपन कहते हैं। नागौर से बीकानेर के बीच स्थित जिप्सम की जमाव पट्टी, और इसको कहा जाता है हार्डपन। एक ध्यान रखना आप, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये दो है। 25 सेंटीमीटर तो अलग करती है, ये दोनों विषय से ध्यान रखना। शुष्क और अर्ध शुष्क को, शुष्क व अर्ध शुष्क को अलग करती है। और ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, यह अरावली पर्वतमाला के समानांतर है, समानांतर। और इसको कहा जाता है महान भारतीय जल विभाजक रेखा, महान भारतीय जल विभाजक रेखा। और ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर अपने फैली हुई है। इस तरह से है, मैं बता देता हूं आपको। इसमें ये जो है, ये तो है 25 सेंटीमीटर, जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करती है। और ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर इस तरह से फैली हुई है, ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जिसको महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। और ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर फैली हुई है। तो ये अपने 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर दोनों ही क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछे हुए हैं, तो आप विशेष रूप से इनका ध्यान रखना। आगे है रुक्ष क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने राजस्थान के मरुस्थल को यह नाम दिया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने राजस्थान के मरुस्थल, जो राजस्थान का मरुस्थल है, उसको यह नाम दिया है, तो इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना। एक आपने नाम सुना होगा, गुर्जर प्रदेश। गुर्जर प्रदेश, ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग ने मरुस्थल को, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने मरुस्थल को गुर्जर प्रदेश कहा था। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखना, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। गुर्जर प्रदेश और रुक्ष क्षेत्र का स्क्रीनशॉट आप ले लें। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, देखो ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारत में कहीं भी जहां पर वर्षा का जल या तो जो भूमिगत जल है उसका स्तर या तो बहुत ज्यादा नीचे चला गया है या फिर न के बराबर है, उस क्षेत्र को कहा जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और भारत में 141 ऐसे डेजर्ट ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें से 85 अपने राजस्थान में है, इसलिए अपने थार का जो मरुस्थल है इसको कहा जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। भारत में ऐसे स्थान जहां भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया हो, बहुत नीचे चला गया हो या न के बराबर हो, उसे अपन कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और ये भारत में 142 डेजर्ट ब्लॉक है और इन 142 डेजर्ट ब्लॉक में से 85 अपने राजस्थान में, इसलिए 85 है राजस्थान में। और सबसे ज्यादा इसमें थार के मरुस्थल में, इसलिए थार के मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे बढ़ते हैं। एक नाचना गांव है जैसलमेर, ये दो कारण से प्रसिद्ध है नाचना गांव जैसलमेर। एक तो मरुस्थल के प्रसार के कारण, और दूसरा ऊंटों के कारण। सवारी के जो ऊंट होते हैं उनके लिए नाचना गांव प्रसिद्ध है। मरुस्थल की राजधानी, ये तो आपको भी पता होगा किसको कहते हैं, जैसलमेर को। मरुस्थल का सिंहद्वार जोधपुर। तो ये अपने मुख्य तथ्य हैं। इसके साथ ही अब अपन देखेंगे कि कुछ संस्थाएं हैं और कुछ विकास कार्यक्रम है जो मरुस्थल से संबंधित विकास कार्यक्रम है, और कुछ संस्थाएं ऐसी है जो मरुस्थल के विकास के लिए, मरुस्थल को हरा भरा करने के लिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए बनाई गई, उनको देखते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। संस्थान, पहला संस्थान है काजरी। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। काजरी की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1959 में अमेरिका और यूनेस्को की सहायता से, और इसका पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम है काजरी, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च
इंस्टीट्यूट। और ये जो मुख्य कार्य इसका है, वो जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि मरुस्थल के विस्तार को रोकना। हिंदी में इसका अगर अपन नाम लिखें तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये हिंदी में नाम है। और 1959 में अमेरिका व यूनेस्को की सहायता से स्थापित की गई। सहायता से केंद्र सरकार द्वारा स्थापित। काजरी जो है इसका मुख्यालय वर्तमान में मुख्यालय रखा गया इसका जोधपुर। और इसका उद्देश्य मरुस्थल के विस्तार या प्रसार को कम करना तथा शुष्कता कम करना। काम तो ये है, लेकिन काजरी दूसरे काम भी साथ में करता है। जैसे बकरी की शेखावाटी नस्ल तैयार की थी, जो बिना सींग जो बकरी की नस्ल है, शेखावाटी नस्ल बकरी की, वो काजरी के वैज्ञानिकों ने तैयार की थी। और अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था लाठी सीरीज, जिसकी खोज भी काजरी के वैज्ञानिकों ने की थी। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी संस्था है आफरी। आफरी AFRI, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आफरी। और इसका मुख्यालय भी जोधपुर। इसका उद्देश्य लगभग दोनों का सेम है। उसका जो उद्देश्य है, जैसे मरुस्थलीकरण को रोकना, शुष्कता है उसको कम करना, और इसका अधिक से अधिक वनस्पति लगाना तथा ऐसी वनस्पति लगाना जो सूखे में सहन कर सके। मरुस्थल में सूखा सहन करने वाली वनस्पति लगाना तथा मरुस्थल के विस्तार को रोकना। यानी इस तरह की वनस्पति लगाना जो सूखा सहन कर सके, जिससे मरुस्थल का विस्तार रुक सके। और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में जोधपुर में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यक्रम पहला है सूखा संभाव्य कार्यक्रम। ये 1974-75 में शुरू हुआ था और यह केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का। और इसमें राज्य सरकार की भी भागीदारी है।
केंद्र, राज्य 75, 25। केंद्र और राज्य 75 और 25। शुरू में 8 जिलों में शुरू किया गया था, बाद में 11 में ये हो गया था विस्तारित। और इसका उद्देश्य देखो, सूखे से जो अपना स्थान, इधर का अपना स्थान है, इससे सूखे से निजात दिलाना तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत, सूखे के प्रभाव को कम करना तथा अर्थव्यवस्था पटरी पर लाना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कार्यक्रम है मरु विकास कार्यक्रम 1977-78। यह भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई। इसमें भी राज्य की भी भागीदारी है, केंद्र और राज्य दोनों की है भागीदारी, वही है जो पिछले में थी सूखा संभाव्य में। और इसका उद्देश्य देखो, नाम से पता चलता है मरु विकास कार्यक्रम, यानी मरुस्थल के विकास को रोकना तथा यहाँ पर जो मरुस्थल का विकास हो रहा है उसको रोककर नए साधन उपलब्ध कराना, जैसे अपने रोजगार के या अर्थव्यवस्था के, जैसे नहरी सिंचाई व्यवस्था है उसमें सुधार करना, तो उससे खेतीबाड़ी हो। तो इसका उद्देश्य है मरुस्थल के विकास को रोकना व नहरी सिंचाई में सुधार करना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। तो आप महत्वपूर्ण योजना एक है, कार्यक्रम है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। एक है समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम। समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम जो है ये 1992-93 में राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था। 1992-93 और राज्य सरकार द्वारा। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। समन्वित व्यर्थ भूमि यानी जितनी भी व्यर्थ भूमि है उस व्यर्थ भूमि को कृषि योग्य बनाना। व्यर्थ या बंजर भूमि को समन्वित कर कृषि योग्य बनाना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपने ये जो भौतिक प्रदेश का पहला पार्ट था उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये कंप्लीट हो चुका है। हालांकि इसमें छोटी छोटी बातें और है जो आगे अपन पढ़ेंगे, इसलिए मैंने नहीं लिखवाई है। जैसे अपन आगे इसमें बढ़ेंगे तो इंदिरा गांधी नहर, इसके अलावा पोखरण, जिसको भारत का शक्ति गृह कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर जो इसमें इस क्षेत्र में विस्तारित है अभी, और इससे पेयजल और सिंचाई दोनों अभी हो रही है। तो ये जो बातें हैं ये आगे अपन पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखवाई है। और ये जो टॉपिक है ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और हर, चाहे आप RS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट की कर रहे हैं, चाहे आप किसी कॉलेज में हैं, और कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी करें जिसमें राजस्थान का भूगोल है, तो ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको गहराई से पढ़ें, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दें, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। और साथ ही धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।